नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट भी है ऑन द रडार के नाम से, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हेल्थ केयर स्टार्टअप कार्किनोस हेल्थकेयर का अधिग्रहण किया है। ये अधिग्रहण इनकी सब्सिडरी कंपनी RSBVL यानी कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। 375 करोड़ रुपए में इन दोनों कंपनियों के बीच में ये सौदा तय हुआ है। आपको बता दें कि हेल्थ सर्विसेज के विस्तार के लिए कंपनी की ओर से ये जो अधिग्रहण है वो किया गया है। 30 दिसंबर को जब ये खबर आई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में हमने देखा कि अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे, लेकिन कारोबार की समाप्ति अगर आप 30 दिसंबर को देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 1211 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली थी। 2 जनवरी को खबर थी कि RIL अब तक का सबसे बड़ा IPO ला सकती है। इनकी टेलीकॉम सब्सिडरी रिलायंस जियो का IPO लाने की कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल के आ रही थी। प्री IPO प्लेसमेंट के लिए कंपनी ने बातचीत शुरू कर दी है और इस IPO का साइज 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसमें फ्रेश इशू के अलावा OFS का हिस्सा भी हो सकता है। और इस OFS में यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए जो कंपनी के मौजूदा बड़े निवेशक हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इन बड़े निवेशकों में ADIA, KKR, मुबादला और सिल्वर लेक जैसे नाम शामिल हैं, क्योंकि 2020 में रिलायंस जियो की हिस्सा बिक्री के जरिए कंपनी ने 18 अरब डॉलर के आसपास की रकम जुटाई थी। माना जा रहा है कि यह IPO 2025 यानी कि मौजूदा साल की दूसरी छमाही में आ सकता है और इसके वैल्यूएशन ब्रोकर्स मान रहे हैं कि 100 अरब डॉलर के आसपास के हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का मानना है कि 120 अरब डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन पर यह IPO आ सकता है। इस खबर के चलते RIL में हफ्ते की जो समाप्ति है वो 1250 रुपए के स्तर के आसपास देखने को मिली है और शुक्रवार को यह शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, वोडाफोन आइडिया को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें थी। पहली खबर यह है कि इनकी यूके की जो प्रमोटर है वोडाफोन ग्रुप, उसने अपना 11,650 करोड़ रुपए का कर्ज उसका भुगतान कर दिया है। कर्ज चुकाकर कंपनी की गिरवी रखी हुई 22.56% हिस्सेदारी को भी छुड़वा लिया गया है। आपको बता दें कि यह कर्ज HSBC कॉर्पोरेट ट्रस्टी के पास गिरवी रखकर शेयर लिया गया था, जिसको कंपनी ने चुका दिया है। अब अगर आप वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वोडाफोन ग्रुप की 22.5%, आदित्य बिरला ग्रुप की करीब 15.25% और सरकार की इस कंपनी में करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी है। जब ये खबर आई तो 30 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 0.4% की तेजी के साथ 7 रुपये 75 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। 2 जनवरी को भी खबर थी कि मार्च में इस कंपनी की 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की योजना है। ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई, जिसके मुताबिक 5G प्लान की जो कीमत है वो कंपनी की ओर से काफ़ी आक्रामक हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जियो और एयरटेल, जो कि इस कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, उनके मुकाबले इस कंपनी के जो प्लान है वो 15% तक सस्ते हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर निकल के सामने आई थी और कंपनी का मानना है कि शुरुआत में जो 17 प्रायोरिटी सर्कल्स हैं उसमें मौजूद 75 प्रमुख शहरों में ये जो 5G सेवाएं हैं उसके ऊपर कंपनी फोकस करती हुई नजर आएगी, जिसके जरिए हाई डेटा खपत वाले शहरी और इंडस्ट्रियल ग्राहकों पर कंपनी लक्ष्य साधने की तैयारी में है। 2 जनवरी को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 8 रुपये 16 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि 8 रुपये 19 पैसे के डे हाई के बेहद करीब था। अगली खबर, JSW एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार होने जा रहा है। दरअसल कंपनी की सब्सिडरी है JSW नियो एनर्जी, उसने अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। इस कंपनी ने O2 पावर, मिडको होल्डिंग्स और O2 एनर्जी SG को खरीदने का ऐलान किया है और इन दोनों कंपनियों में करीब 1.5 अरब डॉलर या भारतीय करेंसी में देखें तो 12,468 करोड़ रुपए में यह सौदा तय हुआ है, जो कि 26 मई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 30 दिसंबर को जब यह खबर आई तो JSW एनर्जी के शेयर में 674 रुपए का हाई बनाने के बाद करीब 0.3% की मजबूती के साथ 642 रुपए 30 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, 27 दिसंबर को सिग्निटी टेक के बोर्ड ने कोफोर्ज के साथ इस कंपनी के मर्जर को हरी झंडी दिखा दी। इस मर्जर के तहत इस कंपनी के शेयरधारकों को अपने 5 शेयरों के बदले में कोफोर्ज का
1 शेयर मिलेगा। मई 2024 में आपको बता दें कि कोफोर्ज ने इस कंपनी की 54% हिस्सेदारी खरीदी थी और यह हिस्सेदारी 1415 रुपये प्रति शेयर के आसपास की रेट पर खरीदी गई थी। चूंकि यह मर्जर की रेशो इस कंपनी के फेवर में नहीं था, इसलिए 30 दिसंबर को सिग्निटी टेक के शेयर में 1705 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 4.5% की गिरावट के साथ 1765 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए लोन एआरसी को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये जो सेल होगी उसमें 355 करोड़ रुपए के दिक्कत वाले माइक्रो फाइनेंस लोन भी बैंक की ओर से शामिल किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन की बिक्री के लिए इस बैंक ने 52 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस तय किया है और इस खबर के आने के बाद 30 दिसंबर को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 35 रुपये 80 पैसे का हाई बनाने के बाद मामूली गिरावट के साथ 34 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, जुबिलेंट इंग्रेविया की सब्सिडियरी कंपनी जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने एफएपीएल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफएपीएल यानी कि फॉर्म वन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का 6.67% हिस्सा जो है इस कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। जुबिलेंट इंफ्रा हीरो फिनकॉर्प और सुनील कांत मुंजल से ये जो हिस्सेदारी है 10 रुपये 29 पैसे प्रति के शेयर के दाम पर खरीदने जा रही है और इस अधिग्रहण के बाद जुबिलेंट इंफ्रा का एफएपीएल में हिस्सा बढ़कर 15.79% पर पहुंच जाएगा। 31 दिसंबर को जब ये खबर आई तो जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयर में 839 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की मजबूती के साथ 822 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, लुपिन ने एलाई लिली से भारत में ह्यूमिनसुलिन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। डायबिटीज पोर्टफोलियो के विस्तार करने के लिए कंपनी की ओर से यह अधिग्रहण किया गया है और आपको बता दें कि ये जो दवा है ह्यूमिनसुलिन उसका इस्तेमाल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में किया जाता है। जब ये खबर आई तो 31 दिसंबर को लुपिन के शेयर में काफ़ी अच्छी हरकत देखने को मिली और 0.25% की मजबूती के साथ लुपिन के शेयर में 2349 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, प्रताप स्नैक्स की जम्मू इकाई में आग लगने की खबरें इस हफ्ते में देखने को मिली। कंपनी की जम्मू में स्थित मैन्युफैक्चरिंग इकाई में आग लगने की खबर आने के बाद ये पुष्टि हुई कि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबरें तो नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, इस कंपनी की आग लगने की वजह से इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग एंड फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस आग लगने के बाद कंपनी ने ये अपडेट जारी किया कि ये इंश्योरेंस कंपनी को इस आग लगने के बारे में इतला कर दिया गया है और आग लगने से कंपनी के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि कंपनी इस इंसिडेंट के लिए पूरी तरह से कवर्ड थी। आग लगने की खबर के बावजूद 31 दिसंबर को प्रताप स्नैक्स के शेयर में 1061 रुपये 10 पैसे का लो लगने के बाद करीब 3.25% की बढ़त के साथ 1134 रुपये 70 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई। अगली खबर, फिनटेक कंपनी पेटीएम को एनपीसीआई ने तगड़ा झटका दिया है। एनपीसीआई ने टीपीएपीज यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के लिए 30% वॉल्यूम की सीमा लागू करने के लिए जो अवधि यानी कि डेडलाइन थी उसे 2 साल के लिए आगे टाल दिया है। इसे 31 दिसंबर 2026 तक के लिए टाल दिया गया है, जब तक यूपीआई मार्केट शेयर की जो सीमा है वो लागू होने की तारीख है। आपको बता दें कि इस खबर के चलते 1 जनवरी को पेटीएम के शेयर में 976 रुपये 30 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग है वो करीब 3% की गिरावट के साथ 989 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, अच्छी खबर के दम पर सुजनॉल एनर्जी के शेयर में इस हफ्ते 5% का अपर सर्किट लग गया था। दरअसल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस कंपनी की और इसकी सब्सिडियरी कंपनी एससी फोर्ज लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। आपको बता दें कि क्रिसिल ने कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग पहले A- थी उसे अपग्रेड करके A कर दिया है और सब्सिडियरी कंपनी एससी फोर्ज की जो रेटिंग BBB- थी उसे अब बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। इस खबर के चलते 1 जनवरी को सुजनॉल एनर्जी के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 65 रुपये 33 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई। अगली खबर, दिग्गज फार्मा कंपनी सन फार्मा ने जापान की सब्सिडियरी कंपनी सन फार्मा जापान टेक्निकल ऑपरेशंस में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। जाजा इंडस्ट्रियल होल्डिंग्स को 1 येन की रकम में यह हिस्सेदारी की बेची गई है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2025 तक सौदा पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस सौदे की शर्तों के अनुसार मई 2026 तक इस कंपनी की ओर से सन फार्मा को प्रोडक्ट्स की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। आपको बता दें कि सब्सिडियरी कंपनी का वित्त वर्ष 2024 की आय में आधे % से भी कम का योगदान था। 1 जनवरी जब ये खबर आई तो सन फार्मा के शेयर में 1902 रुपये 95 पैसे का हाई छूने के बाद करीब आधा % की बढ़त के साथ 1894 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, जुपिटर वैगन्स ने अपनी ईवी कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये जो सब्सिडियरी है जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी JEMPL, उसमें
हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, जो कि पहले 60% थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 75%। ये कंपनी आपको बता दें इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक एलसीवीज के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस मुहैया कराने का भी कामकाज करती है। 1 जनवरी को जुपिटर वैगन्स के शेयर में करीब 1.25% की मजबूती के साथ 509 रुपये के डे हाई के करीब 507 रुपये 30 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनियों का कर्ज भुगतान का जो सिलसिला है वो जारी रहा। सब्सिडरी सासन पावर ने इस हफ्ते $15 करोड़ के कर्ज का भुगतान किया है। ये कर्ज का भुगतान IIFCL यूके को किया गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को कंपनी ने अपने जो कर्ज ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा किया है। इनफैक्ट कंपनी ने एक बुलेंट पेमेंट किया है और इस कर्ज भुगतान से सासन पावर की कर्ज कवरेज मैट्रिक्स को मजबूती मिलेगी, साथ ही लिक्विडिटी में सुधार होगा और उसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर को जब ये खबर आई तो रिलायंस पावर के शेयर में 46 रुपये 69 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 3.25% की बढ़त के साथ 46 रुपये 17 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, गोवा कार्बन के प्लांट में रखरखाव का काम पूरा हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। कंपनी के छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर यूनिट में कामकाज दोबारा शुरू हो गया है, ऐसा कंपनी ने अपडेट जारी किया है। 1 जनवरी से कंपनी के प्लांट में दोबारा से कामकाज शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को कंपनी ने घोषणा की थी कि रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस के चलते इस प्लांट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, इसका शटडाउन किया गया था। लेकिन अब इसमें दोबारा कामकाज शुरू होने की जब खबर आई तो 2 जनवरी को गोवा कार्बन का शेयर 763 रुपये 70 पैसे तक उछलने के बाद करीब 6.5% की मजबूती लेकर 740 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, ग्रेविटा इंडिया की पश्चिम अफ्रीका के एक और देश में एंट्री हो गई है। दरअसल इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है रीसाइक्लर्स घाना ने, जिसने पश्चिम अफ्रीका में स्थित घाना में एक नया रीसाइक्लिंग प्लांट शुरू कर दिया है। रीसाइकिल्ड एल्यूमिनियम अलॉयज का उत्पादन कंपनी की ओर से शुरू किया गया है और इस प्लांट के पहले फेज में जो प्लांट की क्षमता होगी वो करीब 4000 MTPA की होगी और बाद में इस कंपनी की जो क्षमता है, प्लांट की क्षमता है, उसे बढ़ाकर 8000 MTPA करने तक की भी कंपनी की योजना है। इससे पहले भी आपको बता दें सेनेगल, मोजाम्बिक, तंजानिया, टोगो और भारत में इस कंपनी के इस तरह के प्लांट पहले से ही मौजूद है। जब ये खबर आई तो शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला और कारोबार की समाप्ति 2 जनवरी को 3.5% की मजबूती के साथ 2254 रुपये के स्तर पर जाकर डे हाई के करीब जाकर देखने को मिली। अगली खबर, जोमैटो की क्विक कॉमर्स कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी ब्लिंकिट का अब एम्बुलेंस सेवा देने पर फोकस है। दरअसल ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है, जिसके तहत 10 मिनट में एम्बुलेंस की नई इमरजेंसी सर्विस शुरू की गई है। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढिंडसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि 5 गाड़ियों की फ्लीट के साथ गुरुग्राम से सेवा शुरू की गई है और आने वाले समय में दूसरे शहरों में भी इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। 3 दिसंबर को जोमैटो के शेयर में 285 रुपये का ओपनिंग हाई लगाने के बाद करीब 4.5% की गिरावट के साथ 272 रुपये 55 पैसे पर डे लो पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चलिए बात करते हैं IPO मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में काफी हलचल थी। 4 कंपनियों की इस हफ्ते लिस्टिंग होती हुई नजर आई और उनमें से 3 कंपनियों की लिस्टिंग सोमवार 30 दिसंबर को ही हुई। इसमें पहला नाम है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स का और इसकी लिस्टिंग दमदार देखने को मिली। NSE पर सेनोरस फार्मा का शेयर 600 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले देखें तो 53% की प्रीमियम पर है, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 391 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस IPO को रिस्पांस बहुत ही शानदार मिला था। ये IPO कुल 94 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 582 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार की समाप्ति पर हम देखें तो सेनोरस फार्मा का शेयर काफ़ी अच्छा बंद हुआ था और इस हफ्ते की समाप्ति अगर आप देखें तो 127% की मजबूती के साथ 573 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। दूसरा नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का, जिसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही। ऐसा इसलिए क्योंकि इस NSE पर इस कंपनी का शेयर 716 रुपये के शेयर पर के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले करीब 11.5% के प्रीमियम पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 643 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस IPO के जरिए कंपनी ने कुल 1600 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है और ये IPO कुल 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में देखें तो हफ्ते का जो अंत हुआ है वो करीब आधे % के आसपास की मजबूती के साथ 740 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिला। तीसरा नाम है करेरो इंडिया का, लेकिन इसकी लिस्टिंग निराशाजनक रही। निराशाजनक इसलिए क्योंकि NSE पर ये शेयर 651 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले 7.5% नीचे यानी कि 7.5% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस आप देखें तो 704 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस IPO को अगर आप देखें तो रिस्पांस ठीक ठाक ही मिला था, 1 गुना के आसपास ही भरा था, लेकिन IPO का साइज़ काफ़ी बड़ा था। इस IPO के जरिए कंपनी ने कुल 1250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। कारोबार के
हफ्ते के अंत में अगर आप देखें तो कैरो इंडिया के शेयर में शुक्रवार को 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिली और 663.80 रुपये पर जाकर इस हफ्ते की कारोबार की जो क्लोजिंग है वो कैरो इंडिया के शेयर में देखने को मिली। चौथा नाम है यूनिमैक एरोस्पेस का, जिसकी लिस्टिंग बेहद शानदार रही। एनएसई पर यह शेयर 1460 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 86% प्रीमियम पर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस अगर आप देखें 785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। यह आईपीओ जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था। 175 गुना से ज्यादा इस कंपनी को निवेशकों की ओर से रिस्पांस देखने को मिला था। छोटा आईपीओ था, 500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई, जिसमें से 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू था और ओएफएस का पार्ट भी इतना ही था, जिसमें मौजूदा निवेशकों को 250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम देखने को मिली। लेकिन 31 दिसंबर को यूनिमैक एरोस्पेस का शेयर 1385 रुपये पर बंद हुआ, जो कि 1460 रुपये के ओपनिंग प्राइस से देखें तो करीब 5% नीचे आपको नजर आएगा, लेकिन इशू प्राइस के मुकाबले अच्छे खासे प्रीमियम पर जाकर इस स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। अदानी ग्रुप को लेकर 2-3 खबरें थी इस हफ्ते। पहली ये कि अदानी ग्रुप ने अपने एफएमसीजी कारोबार से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस ने अदानी विल्वर में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। साथ ही खबरें ऐसी भी थी कि इस ग्रुप का जो एयरपोर्ट कारोबार है उसका डीमर्जर हो सकता है, ऐसी अटकलें भी थी। इन अटकलों के बीच में 30 दिसंबर को अदानी ग्रुप में हमने देखा अच्छे खासे गेंस बनते हुए देखे और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में हमने देखा ज़बरदस्त एक्शन था। निफ्टी का वो टॉप गेनर था, 7% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और अदानी टोटल में भी करीब 15% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 31 दिसंबर को खबर थी कि अदानी ग्रुप ने अदानी विल्मर का 31.06% हिस्सा विल्मर इंटरनेशनल को बेच दिया है। 305 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 12,314 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेची गई है, जो कि सोमवार 30 दिसंबर से देखें तो 7% या 7.25% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि सोमवार की क्लोजिंग 328.75 रुपये पर देखने को मिली थी। साथ ही खबर यह भी थी कि 31 मार्च को अमित सिंह अदानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे। अदानी ग्रुप के इंटरनेशनल एनर्जी बिजनेस के सीईओ इस पदभार को संभालते हुए नजर आएंगे और अदानी ग्रुप में किसी और लीडरशिप पोजीशन में अमित सिंह को शिफ्ट कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर को अदानी विल्मर के शेयर में हमने देखा 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में भी गिरावट ही रही। 3.5% की कमजोरी के साथ कारोबारी सत्र का अंत हुआ। 2 जनवरी को खबर थी कि अंबुजा सीमेंट को अदानी सीमेंटेशन के साथ मर्जर के लिए हरी झंडी मिल गई है। दोनों एक्सचेंजेस से यानी कि बीएसई और एनएसई से इस कंपनी को एनओसी यानी कि क्लीन चिट मिल चुकी है। अदानी सीमेंटेशन के साथ मर्जर को लेकर यह क्लीन चिट मिली है, जिसे जून 2024 में इस कंपनी के बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी थी। 2 जनवरी को अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 550 रुपये पर कारोबारी सत्र का अंत देखने को मिला और ये ग्रुप के सारे 11 शेयरों के मुकाबले देखें तो सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज करने वाला शेयर था। अगली खबर, ओला इलेक्ट्रिक के 2 बड़े अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ इनके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है यानी कि सीटीओ सुवनिल चैटर्जी ने इस्तीफा दे दिया और दोनों अधिकारियों की ओर से 27 दिसंबर यानी कि पिछले शुक्रवार की शाम को ये जो इस्तीफा है वो दिया गया है। 30 दिसंबर को इन खबरों के बीच में जब बाजार खुला तो सोमवार को 84 रुपये 50 पैसे का लो लगाने के बाद 5% से ज़्यादा की गिरावट लेकर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 85 रुपये 39 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया ने अपने बायोफार्मास्यूटिकल बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है, जिसके तहत इस कंपनी ने अपने 125 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, यानी कि कंपनी के बायोफार्मास्यूटिकल बिजनेस यूनिट से छटनी की गई है। निकाले गए कर्मचारियों में से बताएं तो सीनियर मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नाम शामिल हैं। दरअसल कंपनी का कहना है कि पेटेंट एक्सक्लूसिविटी खत्म होने और जेनरिक दवाओं से कंपटीशन बढ़ने के चलते जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसका फैसला लिया गया है, लेकिन कंपनी की ओर से जो कदम उठाया गया है छटनी का, उसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया और 30 दिसंबर को एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया के शेयर में 14% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 7,251 रुपये पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, 31 जनवरी को इजी ट्रिप प्लानर्स के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची है। करीब 5 करोड़ शेयर या 1.41% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची गई है। 15 रुपये 68 पैसे पर यह हिस्सेदारी बेची गई है, जिसकी रकम 78 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। सौदे से पहले निशांत पिट्टी के पास इस कंपनी की करीब 14.25% हिस्सेदारी थी। जब ये खबर आई तो 31 दिसंबर को ईज माई ट्रिप के शेयर में 15 रुपये 36 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 7% की कमजोरी के साथ 15 रुपये 85 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
31 दिसंबर की शाम को ही खबर थी कि निशांत पिट्टी ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद अपना जो सीईओ का पद है उसको भी त्याग दिया, यानी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 1 जनवरी से रिकांत पिट्टी सीईओ का पदभार संभालेंगे। 1 जनवरी को इजी ट्रिप के प्लानर के शेयर में 1% की गिरावट के साथ 15 रुपये 72 पैसे पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, गुरुवार 2 जनवरी को जैकॉप के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया था। दरअसल खबरें ऐसी थी कि इस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 5,286 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन 2,200 करोड़ रुपए की रकम में बेच दी हैं। आपको बता दें कि इस खबर का खुलासा तब हुआ जब UIHPL नाम की इनकी एक सहयोगी कंपनी है जिसमें इनकी 32% हिस्सेदारी है, उस कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन के लिए EGM बुलाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस पूरी घटनाक्रम का पता चला और स्टॉक ने रिएक्ट करता हुआ दिखा। आपको बता दें कि UIHPL की सब्सिडरी ने इनफैक्ट 1628 करोड़ रुपए में नवी मुंबई IIA का 74% हिस्सा बेचने की भी घोषणा की थी और उस हिसाब से देखें तो सौदे की जो वैल्यू है, टोटल जो NMIIA की वैल्यूशन है वो 2200 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है, जो कि टोटल जो लैंड की वैल्यू है उसके मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी कम है, जिस वजह से स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा। और 2 जनवरी को जब ये खबर आई तो शेयर में 20% के निचले सर्किट पर 248 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि शेयर का 52 वीक लो भी है। अगली खबर, जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सेबी ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल सेबी ने इस कंपनी की जी एंटरटेनमेंट, पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की सेटलमेंट से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया है। सेबी ने मामले की तय तक जांच के लिए ऑर्डर दिए हैं और जुलाई 2022 में जारी किए गए शोकोज नोटिस को खारिज कर दिया है, लेकिन सेबी ने यह भी कहा है कि एक फ्रेश इशू या कि एक फ्रेश नोटिस जारी होता हुआ नजर आएगा, जिसमें जो पुराना नोटिस है उसकी भी जो शर्तें हैं, उसके भी जो उल्लंघन है उनको शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये मामला क्या है, इनफैक्ट डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन के चलते इनको एक शोकोज नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने सेटलमेंट की रिक्वेस्ट रखी थी, लेकिन सेबी ने इसको खारिज कर दिया है। खबर खराब थी लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। 3 दिसंबर जब ये खबर आई तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 7% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 1.25% की मजबूती के साथ 125 रुपये 38 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, सरकारी तेल गैस कंपनी पेट्रोनेट LNG को तेल गैस रेगुलेटर PNGRB ने फटकार लगाई है और चिंता भी जताई है। दरअसल PNGRB ने कंपनी की टैरिफ प्रैक्टिसेस की आलोचना की है और उनका कहना है कि कंपनी रीगैसिफिकेशन टैरिफ बढ़ाकर मोटा मुनाफा बना रही है। खासतौर पे उनका फोकस दाहेज टर्मिनल पर था, जहां पर PNGRB का कहना है कि कंपनी हर साल अपने टैरिफ बढ़ा रही है, लेकिन वो क्षमता विस्तार और उसके साथ साथ बेटर यूटिलाइजेशन लेवल्स का जो फ़ायदा है वो अपने ग्राहकों को नहीं पास ऑन कर रही है। हालांकि कंपनी ने सफाई जारी करके कहा कि टैरिफ से जुड़े नियम PNGRB के दायरे में नहीं आते हैं। पर 2 जनवरी को पेट्रोनेट LNG के शेयर में 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली और कारोबारी सत्र की क्लोजिंग करीब 6.25% की कमजोरी के साथ 327 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला IPO लाने की तैयारी में जुट गई है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 से 6 महीने में कंपनी IPO लाने की योजना तैयार कर रही है। इस IPO के जरिए फिजिक्स वाला की $50 करोड़ या भारतीय करेंसी में देखें तो 4,280 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस IPO के जरिए कंपनी की $5 अरब या करीब 42,800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हासिल करने की मंशा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये शो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार, शुभ रात्रि।